नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विज़ेस को देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर लेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में देखे होंगे, वहाँ से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस तेल कंपनी के साथ एक नई पहल जिसका नाम है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव, है ना। तो इस इनिशिएटिव का भी नाम ध्यान रखिएगा, फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव शुरू किया है। तो ये कंपनी है हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी कि जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स होते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि अभी इंडियन एयरफोर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से ऑयल खरीद करके अपने जो अलग अलग यूनिट्स हैं वहाँ पे बेचता था, पर इस इनिशिएटिव के तहत जो है इंडियन ऑयल के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं या जितने भी यूनिट्स जहाँ पे ऑयल अवेलेबल है वहाँ पे अगर जो है इंडियन एयरफोर्स के जो है व्हीकल्स जा रहे हैं तो वहाँ से इजीली वो फ्यूल ले सकते हैं, तो जिससे उनके इजी मूवमेंट में आसानी होगी, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश ने की है। तो अभी मार्च 2022 में हमारा जो बिम्स्टेक एक समूह है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, ये फुल फॉर्म है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी श्रीलंका की अध्यक्षता में, और इसमें जो है इसको मतलब वर्चुअल माध्यम में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि ऑन मार्च 2022 द इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क ऑफ कोंकण रेलवे रूट हैज़ बीन कंप्लीटेड 100%। ठीक, अब आगे ये पूछा जा रहा है हमसे कि द टोटल लेंथ ऑफ कोंकण रेलवे रूट इज। तो देखिए यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से इधर जो गोवा का ये कोस्ट है ना हमारा, ये कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे रेलवे की एक लाइन है इसी के पैरेलल में, तो ये पूरा इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है 100%। अभी तक क्या है, जो अन्य माध्यम कोयला डीजल ये सबसे चलती थी ट्रेनें, अब इसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है पूरी तरीके से ऑपरेटिव है। तो इसकी लगभग ये लंबाई जो है लगभग 741 किलोमीटर के आसपास है। ऑप्शन सी को चूज करेंगे हम। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसी क्रम में सरिस्का जो है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। 29 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक, तो असम और मेघालय के बीच में जो कुछ लोकेशंस पे बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, लगभग 6 लोकेशंस पे, तो उनको रिजॉल्व करने की दिशा में यहाँ पे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अमित शाह की अध्यक्षता में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे। नेक्स्ट है कि पोर्टेबल वेंटिलेटर जीवन लाइट, इसका नाम है, किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जो एक हॉस्पिटल्स में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, वेंटिलेटर के नाम से आप जिसको जानते हैं, तो उसमें एक यहाँ पे इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह है ना मूव कराने में इजी रहेगा। पोर्टेबल एक वेंटिलेटर है जिसका नाम दिया गया है जीवन लाइट। इसको डेवलप किया है IIT हैदराबाद में। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया। ठीक है, तो भारत में फर्टिलाइजर्स जितने भी हैं उसके क्षेत्र में हम किसी से एक्सपोर्ट ना करना पड़े, हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएं, तो ये लक्ष्य है भारत में वर्ष 2023 तक। सरकार ने किस वर्ष तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ठीक, तो भारत में सभी के लिए एक तरीके से जो है, जैसे अभी हमारा जल जीवन मिशन भी चल रहा है इसी दिशा में कि हर घर को जो है जल से कनेक्ट करना है, सबको पानी की उपलब्धता करानी है। तो ये टारगेट वर्ष हमारा है 2024। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में जो है 100 नए जो एयरपोर्ट्स हैं उसको डेवलप करने का टारगेट वर्ष है 2024, ये भी है। अगला है काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका यहाँ कर्नाटक में।
ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है, ग्लोबल 500। तो ये अवार्ड ऐसे जो है लोगों को दिया जाता है जो जिन्होंने एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया हो। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ का, यहाँ स्थित है। डी ऑप्शन को चूज करेंगे। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभ जो है उसका समुचित साझाकरण आपस में, है ना। ये विभिन्न देशों के बीच एक जो है तरीके का प्रोटोकॉल है जिसको अडॉप्ट किया गया था जापान के शहर नगोया में वर्ष 2010 में, ठीक। तो इसीलिए इसका नगोया प्रोटोकॉल नाम पड़ा है। तो यहाँ पे इस विषय को भी ध्यान रखेंगे, सी। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा के होते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, तो उसका हिंदी प्रारूप जो वर्तमान में हम गाते हैं, तो उसको जो है कब अपनाया गया था? तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय फ्लैग और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सब जो चीज़ें हैं, ये किस तिथि को जो है अपनाए गए थे, ये पूछा जाता है। तो ये डेट याद किया करिए आप लोग। तो उसी क्रम में जो राष्ट्रगान है इसको संविधान सभा ने अपनाया है 24 जनवरी 1950 को। भारत के मानवाधिकार आयोग यानी कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है भारत का, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है हमको यहाँ पे। तो देखिए, स्थापना अक्टूबर 1993 में जब हुई है, तो यहाँ से पहले चेयरमैन थे ये जो है जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा, है ना, सी ऑप्शन। और अभी वर्तमान में देखेंगे तो जस्टिस ये हैं जो क्या इनका नाम है, हाँ, श्री अरुण कुमार मिश्रा, है ना। ये वर्तमान में जो है चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमीशन के। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट हुआ होता था। आर्टिकल 19 में जो है इसका उल्लेख हुआ था, परंतु बाद में जो है इसको अमेंडमेंट करके आर्टिकल 300A, एक नया आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। वहाँ पे संपत्ति के अधिकार को जो है एक लीगल राइट के रूप में जो है अब बना दिया गया है, यानी कि कानूनी अधिकार है, अब मौलिक अधिकार ये नहीं है, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आपको ये बताना है कि आर्टिकल 300A जो बनाया गया है तो किस अमेंडमेंट से इसको बनाया गया है, ये आप जरा बताइए कॉमेंट करके। अगला है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ हमारे भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन है। एक है ये आपका विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद, ठीक है। तो ये जो है अपर हाउस होता है, जैसे केंद्र में संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है ना। तो राज्यसभा क्या है, अपर चैम्बर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ जैसे विधान परिषद, तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ही विधान परिषद है, तो इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 साल का, और जो विधानसभा और लोकसभा के होते हैं इनका 5 साल का होता है, ठीक। भारत में नागरिक सेवाओं का दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, यानी कि सिविल सर्विसेज डे। तो ये मनाते हैं हम जो है 21 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो देखिए, कुछ यहाँ पे सिटीज लिखे हैं, प्लेसेस, और उसके फाउंडर का नाम लिखा है। तो इसमें हमारा ऊपर के 3 तो ठीक है। तुगलकाबाद के लिए लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक, ये गलत है, ठीक है। तुगलकाबाद का फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक। तो ये बड़ा ध्यान से देखा करिए, सुमेलित है कि नहीं है, ये सब जो पूछा जाता है। तो ये देखिए, कुछ बौद्ध मठों के नाम लिखे हैं और वो कहाँ पे स्थित हैं वो लिखे हैं। तो सही तो है इसमें सिर्फ सी ऑप्शन, घूम मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पितुक मठ जो है ये सिक्किम में नहीं है, ये लद्दाख में स्थित है। नाको मठ उत्तराखंड में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में है। और धनकर मठ जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, ठीक। तो देखिए, एनर्जी जितनी भी हम यूज करते हैं उसको 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। जैसे एक कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, दूसरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक। तो कन्वेंशनल की बात करें तो जो हम प्रायः सामान्य रूप से यूज करते हैं अपने जो है डे टू डे यूज में, तो इसमें नेचुरल गैस जो है यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा जैसे हमारे जो ऑयल्स होते हैं, कोल है, ठीक, थर्मल पावर है, तो ये सब हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज में आते हैं, ठीक। और जैसे ये वुड फायर हो गया, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, ये सब हमारे कन्वेंशनल की कैटेगरी है। नॉन कन्वेंशनल में देखेंगे जिसके उपयोग सामान्यतः कम हो पाते हैं आम लोगों के द्वारा, तो सोलर एनर्जी है। इसके अलावा जो है
ये जियोथर्मल विंड पावर यानी विंड एनर्जी, इसके अलावा टाइडल एनर्जी है ना, बायोमास बेस्ड एनर्जी, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, ये एक टर्म होता है, इसका निर्माण करने वाली कोशिका जो है कौन सी होती है मानव के शरीर में। तो एंटीबॉडी जो है इसका एक दूसरा अन्य नाम है जिसको आप सामान्यतः जानते होंगे, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना, तो वहाँ पे जो आपके बॉडी पे बैक्टीरिया, वायरस और इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं उससे डील करने में ये कार्य करता है एंटीबॉडी। तो इनका निर्माण अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो ये जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं, इसमें होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म यानी कि जो हॉटेस्ट प्लैनेट है कौन सा है, तो ये है आपका शुक्र यानी कि वीनस। किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, तो देखिए प्रोटीन कंजम्पशन में अगर हम इन दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, सोयाबीन, ठीक, ऑप्शन हमारा सी। अगला है मार्मागाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है, ठीक, तो ये भी जो है हमारा ये गोवा में स्थित है। इसको यहाँ से नाम में भी समझ में आता है कि थोड़ा इसको आप बना सकते हैं ऐसा याद करने के उसमें, ठीक, तो गोवा में स्थित है ये, ऑप्शन बी को चूज करेंगे हम। अगला देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट इसमें से कौन था, ठीक, तो ये बेसिकली जो मुगल रूलर्स थे उनका एक कह लीजिए सीट है, प्रिंसिपल सीट, जो कि स्थापित किया गया था दीवाने खास रेड फोर्ट जो दिल्ली में है वहाँ पे बनवाया था इसको शाहजहां ने, जो मुगल बादशाह था। और अंतिम में आपके देखते हैं यहाँ पे तो जो है ये मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड तक आते आते है ना, ये आखिरी शासक थे जो यहाँ पे अपना सीट लेते थे। और इसी टाइम पे जो है 1739 के आसपास नादिर शाह का अटैक होता है और वो इसको फिर लूट करके जो है ईरान ले गया था। तो ये सब घटनाएं इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह जो है वो आखिरी पीकॉक थ्रोन पे बैठने वाला मुगल सम्राट हुआ, ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक, तो ये कुछ जो ये महासागरीय गर्त है उनके बारे में लिखा और वो किस महासागर में स्थित है वो ये सूची दे रखी है। तो जो सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर का एरिया है, यहाँ पे स्थित है, ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे। बाकी के तीन जो है कहाँ पे स्थित है जरा ये सुमेलित करके आप लोग कमेंट करिए। तो अगला देखिए ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों में क्या क्या शामिल होते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारे वोल्केनोज होते हैं तो वोल्केनो जब फटता है तो वोल्केनिक eruption से निकलने वाले जो हमारे सब्सटेंसेस हैं इसमें लैपिली, प्यूमिक, पायरोक्लास्ट, लावा और राख है ना। तो जैसे मेजरली आप लावा और ये सब के बारे में पढ़ते होंगे तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स को याद रखिएगा, ये सभी के सभी जो है निकलते हैं। अगला है एरीट भू आकृति किसके द्वारा बनती है, ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो ये हमारी माउंटेन की जो वैलीज होती हैं वहाँ पे आप देखेंगे जो ग्लेशियर वाला इलाका होता है, जैसे आप इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर के रीजन में देखेंगे तो जो ऐसे एक रिज बन जाता है ना उसका माउंटेन का, इसको सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। तो दो घाटियां जहाँ से विभाजित होती हैं उसी को एरीट जो है ये स्ट्रक्चर बोला जाता है और ये यहीं पे ग्लेशियर्स जो होते हैं इनके इरोड होने की वजह से बनता है, ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा जो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है वो सुमेलित हैं, तो कुछ नदियां हैं और उन पर बंधे हुए जो बांध हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल ये हमारी रिवर्स हैं। कोलोराडो नदी पे हुवर बांध है, जाम्बेजी पे करीबा है और नील नदी पे असवान बांध है, ठीक है, तीनों ही ठीक है, इसमें डी ऑप्शन को चूज करेंगे। निम्नलिखित नदियों को उनके समाप्ति स्थल से सुमेलित करना है हमको। तो देखिए 4 नदियां हैं और वो कहाँ पर जाकर के समाप्त होती हैं वो लिखा है। जैसे इंडिया में गंगा नदी है ना, तो ये जाकर बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जा रही है, ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हमारा इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको मिला करके आप लोग देख लीजिएगा। मेलेनेशिया द्वीप समूह जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये इसकी स्थिति है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, तो यहाँ 4 राज्य हमारे पास दिए हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल से तो गुजरती ही है, ठीक, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो इधर मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरेगी, मेघालय ऊपर है, मणिपुर भी ऊपर है, बिहार से भी नहीं है, छत्तीसगढ़, झारखंड के रीजन में गुजरेगी, ठीक, जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। तो यहाँ से 1, 2, 3 जो है इनमें नहीं गुजरेगी, ऑप्शन इसको चुन लेंगे हम।
अगला है बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में से कौन से इसमें से दिए हुए जो हैं वो शामिल है। तो देखिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ ही है 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की। तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे बड़ा इसका एरिया लगता है। इसके अलावा मेघालय है, त्रिपुरा भी है और असम। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मिल रहे हैं, डी को चुन लेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो कुछ झील हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं वो लिखे हुए हैं। तो देखिए पंचभद्रा झील जो है ये राजस्थान के बाड़मेर में है, तो यानी ए का 4। ठीक, तो सीधे सीधे उत्तर हमको मिल रहा है सी ऑप्शन में। बाकी के इसी हिसाब से मिला करके देख लीजिए। यहाँ से इसको चुन के आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है हमको ये देखना है। तो देखिए कुछ हमारे पास स्टील प्लांट्स लिखे हैं, इस्पात संयंत्र, और किस देश की सहायता से उनको भारत में स्थापित किया गया है वो लिखा है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये जर्मनी की सहायता से स्टैब्लिश किया गया था। बाकी के दो ये गलत लिखे हुए हैं। दुर्गापुर जो है इसको सेटअप किया गया है ब्रिटिश की हेल्प से, और जो बोकारो है इसको सेटअप किया गया था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की हेल्प से। ठीक, तो सिर्फ एक हमारा जो है ये सही है। इनको बाकी दो को इंटरचेंज कर लेंगे आपस में तो ये भी ठीक हो जाएंगे। अगला है सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। ठीक है, तो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट आप देखते हैं तो ये सहारा डेजर्ट का जो एरिया है ये नॉर्दर्न भाग में स्थित है। ठीक है, लगभग 13-14 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज नहीं है। ठीक, तो देखिए मेटल्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेटालिक होते हैं, दूसरे नॉन मेटालिक होते हैं। ठीक, मिनरल्स। तो इसमें से कोयला हमारा जो है ये नॉन मेटालिक होगा। इसकी परिभाषा ऐसे समझ सकते हैं कि नॉन मेटालिक जो है उसको आप जैसे किसी चीज़ से उसको वो करेंगे ना, जैसे मान लीजिए उस पर चोट मारेंगे तो उसमें से आवाज़ है ना वो नहीं आएगी। ठीक है, बाकी सबसे जो है इसमें से साउंड निकल के आएगा, आपको कुछ सुनाई देगा, पर यहाँ पे ऐसा ये नहीं होगा। तो ये एक जो डिफ्रेंसिएशन है मेटल और नॉन मेटल के बीच में मिनरल्स में, तो ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से जुड़े अष्ट महास्थान में से नहीं है। ठीक है, तो देखिए 8 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन काल में कुछ न कुछ घटनाएं हुई हैं, तो उसको अष्ट महास्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक, जिसमें से आपके कौन कौन से हैं, गया है, आपका राजगिरी है, वैशाली है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो श्रावस्ती है, संकिस्सा है, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी। ठीक, तो ये सब स्थल हैं जो हमारे अष्ट महास्थान है। इसमें सांची जो है ये नहीं है। ठीक, बी ऑप्शन को चूज करेंगे। दीवान ए इश्तिहाक नामक विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है। ठीक, तो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और ये दीवान ए इश्तिहाक जो है ये बेसिकली जो उस समय की पेंशन होती थी तो पेंशन का डिपार्टमेंट होता था। हाल ही में कतर 2022 फीफा विश्व कप की आधिकारिक बॉल जिसका नाम है अल रिहला, इसका अनावरण किस कंपनी ने किया है। तो नेक्स्ट जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में होगा, और ऑफिशियल एक बॉल जो है उसको लॉन्च किया गया ये एडिडास जो है इनके द्वारा। इसका नाम है अल रिहला। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द क्रिसमस पिग है ना, इसको किसने लिखा है। तो इस तरीके की पुस्तक भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो इसके लेखक हैं जेके रोलिंग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाइड एंगल जो है इसका लेखक कौन है ना, ये बताना है। तो ये जो है पूर्व जो स्पिन गेंदबाज भारत के रहे अनिल कुंबले, इनकी पुस्तक है। हाल ही में जारी पुस्तक माइंड मास्टर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ठीक, तो ये हमारे जो पूर्व चेस प्लेयर थे विश्वनाथ आनंद है ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, सी ऑप्शन। ठीक, तो इस प्रश्न के साथ हमने यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें और हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।